गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इधर और आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहले पहले हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको एक रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन, ठीक ना। फिर आज के नए टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज कुछ कुछ नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं क्या युवराज? बहुत मिस कर रहे थे आपको। नहीं, सही बात, रियली मिस कर रहे हैं। और सब ठीक है, ठीक ठाक? चलिए, और आप लोग ठीक हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। एनपीओ में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे पहले क्लास में तो आप लोग के ऐप पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज थोड़ा रिवीजन करवाएंगे, उससे भी आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। क्या है कि अभी तक हमने जो अकाउंटिंग पढ़ा है, चाहे वो 11th का टोटल सिलेबस ले लीजिए या 12th में जो अभी तक पढ़े थे कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप या कुछ भी जो अभी तक पढ़े हैं, वो सारा अकाउंटिंग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का था जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं, लेकिन उसके अलावे हमारे सोसाइटी में या हम जहां पे रहते हैं ऐसा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे चूंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो वहां भी हमें अकाउंटिंग करना पड़ता है। उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल जैसे आपका मंदिर हो गया, नहीं मंदिर मस्जिद गिरजाघर, उसके बाद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपका जो बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, ठीक ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। तो इन सब तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका भले ही मोटिव पैसा कमाना नहीं हो, लेकिन फिर भी वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। इस कारण से वहां भी अकाउंटिंग होना जरूरी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर वहां पे अकाउंटिंग होना जरूरी है तो क्या वहां भी फुल फ्लेज अकाउंटिंग होगा? फुल फ्लेज कहने का मतलब क्या हो गया कि सर वहां भी सारे अकाउंटिंग होंगे, जैसे कि वहां भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा जर्नल बुक में या सब्सिडियरी में, फिर लेजर बनेगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, या वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन है? तो बोलता है बिल्कुल, वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है और उनको मात्र लिमिटेड रिकॉर्ड, 3 तरह का ही रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है और उसी से उनका सारा अकाउंटिंग, ठीक ना। यानी आपने जो अभी तक पढ़ा वो बहुत पढ़ा है, यहाँ पे बहुत कम आपको पढ़ना, और वो भी रिपीट होगा। जो आपने पहले पढ़ा था सेम चीज आपको यहाँ भी पढ़ना, ठीक ना। सर लिमिटेड रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है? बोलता है कि वेरी सिंपल, जैसे वहां पे आप कैश बुक बनाते थे उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, जस्ट लाइक कैश बुक की तरह होता है, ठीक ना। थोड़ा बहुत का डिफरेंसेस होता है, वो आज हम लोग देखेंगे। फिर वहां पे जैसे हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते थे, टीपीएल, आज यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक ना। वहां पे हम बैलेंस शीट बनाते थे, आज यहां पर भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे। एक मिनट, हेलो, उनके विक्रांत आ जाता, मन करो तो ईमेल आईडी यहाँ पे हाँ भेज दे, चलिए। समझे? तो कहने का ये मतलब हो गया कि यहाँ पे मात्र हमें 3 ही स्टेटमेंट पढ़ने हैं। कौन कौन सा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश बेसिस पे बनेगा। कैश बेसिस इन द सेंस कि जो एक्चुअली में हम पेमेंट करेंगे, अब वो पेमेंट भले ही हमारा करेंट ईयर का हो, पिछले साल का रहा हो या अगले साल का रहा हो, उसे हम पेमेंट साइड में लिख देंगे, क्योंकि मेरे पॉकेट से तो पैसा भी जा रहा है ना। नहीं, जो रिसिप्ट हम करेंगे वो रिसिप्ट मेरा पिछले साल का था या इस साल का है या अगले साल का कोई एडवांस में पेमेंट हमें कर दिया है, उसको हम रिसीट अपना मानेंगे, ठीक ना। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट ऐसे बन जाएगा, कैश बेसिस पे बनता है। दूसरा हमारा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा एक्चुअल बेसिस पे बनेगा, जो आपने पहले से पढ़ा। पहले से आप क्या पढ़े थे कि सर अगर हमारा कोई एक्सपेंसेस है, अगर मेरा कोई एक्सपेंसेस है, उसका भले ही हमने पेमेंट किया है या नहीं किया है या एडवांस पेमेंट कर दिया है, हम उसको उतना ही खर्चा मानेंगे जितना खर्चा मेरा इस ईयर से रिलेटेड है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी को सैलरी देते हैं या रेंट देते हैं नहीं, 10,000 रुपीज आपका मंथली रेंटल है, ठीक ना। 12 महीने में आपके हिसाब से खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हो गया सर, 1 महीने का 10,000 रुपया तो 12 महीने का 1,20,000 रुपया। अब यहाँ पे 2-3 सिचुएशन हो सकता है कि या तो आपने 1,20,000 की जगह पे एग्जैक्ट 1,20,000 का पेमेंट किया होगा, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल इक्वल, ठीक ना। तो आपका क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रेंट दिखेगा 1,20,000 रुपया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी एक्सपेंस दिखेगा 1,20,000 रुपया रेंट के नाम पे। दूसरा सिचुएशन कि सर हमने क्या किया, एडवांस रेंट पे कर दिया, नहीं, लैंडलॉर्ड को पैसे की आवश्यकता थी, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि साहब आप 3 महीने का रेंट एडवांस में पे कर दो, हमने 1.5 लाख रुपया पे कर दिया रेंट, ठीक ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, उस केस में हमारा क्या होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना चला जाएगा, 1,20,000 या 1,50,000। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 1,50,000 चला जाएगा ना। कैसे 1,50,000 चला जाएगा, 1,50,000 कैसे चला जाएगा, क्योंकि हमने तो पेमेंट किया 1.5 लाख का रेंट, नहीं हमने पेड किया है 1.5 लाख का रेंट ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,20,000 आएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 1,50,000 क्यों चला जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि मेरे पॉकेट से 1,50 का पेमेंट जा रहा है, दैट्स इट, ठीक ना। थर्ड सिचुएशन, थर्ड में क्या होगा कि हमने पेमेंट करा है मात्र 1 लाख रुपए का, ठीक ना, हमने पेमेंट करा है कितने का, मात्र 1 लाख रुपए का। इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा और रिसीट एंड पेमेंट में कितना जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सर इस केस में भी जाएगा 1,20,000 ही, क्योंकि वो एक्रूअल पे होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कितना जाएगा, 1 लाख रुपया, क्योंकि वो पेमेंट पे। कहने का मतलब ऐसे आपको ओवरव्यू आपसे बात कर रहे थे, इसको ये मत समझिएगा क्या सर ऐसे ही आप पढ़ाएंगे, ऐसे यही कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे एकदम सॉलिड अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम ऐसे आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे रिवीजन के मूड में, ठीक ना। तो ये हो गया बैलेंस शीट, जैसे आप पहले बनाते थे कि बैलेंस शीट में 3 साइड हुआ करता था सर, हवा बहती है, बहता है, बह नहीं, एसेट लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन, ऐसा होता था क्या, नहीं सर बैलेंस शीट में 2 ही साइड हुआ करता था, ऐसे चकमा नहीं दीजिए, नहीं हम लोग भले ही इतने दिन के बाद क्लास आए, उससे क्या बैलेंस शीट भूल जाएंगे, हमारा नाम अगर हमको जब तक याद रहेगा तब तक हमें बैलेंस शीट याद रहेगा, है ना। नाम भूल गए हैं, अच्छा, तो कहने का मतलब हो गया सर बैलेंस शीट में 2 ही साइड होता है, एक होता है लायबिलिटी का, दूसरा होता है एसेट का। दोनों जैसे पहले हुआ करता था सेम यहां भी होगा, यहां भी बैलेंस शीट का 2 साइड होगा, लायबिलिटी एंड एसेट्स। एसेट साइड में एसेट्स को लिखेंगे, लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी को लिखेंगे, दैट्स इट। नहीं, इतना आसान चैप्टर है जिसे हमें पढ़ाना है, ठीक है। इसीलिए अगर आप गौर करेंगे, क्योंकि आप पहले क्लास में नहीं आए थे, थोड़ा आपको दिखा देते हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है कि हमने ये तो पहले से पढ़ लिया है, अप्रॉक्स 75% पहले से निश्चित तौर पे पढ़ा हुआ है, नहीं पहले से पढ़ा हुआ है। अब इसमें ये करने के बाद हम लोग कहाँ पे आ गए थे, फॉर्मेट देख लिए थे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। आप देख सकते हैं ये आपके कैशबुक की तरह मैच करता है, नहीं कैसे सर, कैशबुक में भी ओपनिंग कैश रहता था तो टू बैलेंस बीडी लिखते थे, कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कैपिटल रिसीट, ये सब ऐसे ही था। फिर आ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें देखिए बोलता है कि एक्रूअल बेसिस पे बनेगा बैलेंस शीट, है ना। ये सब फॉर्मेट जान रहे हैं आप लोग कि नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं, चलिए एक्टिंग भी कर रहे होंगे कम से कम जानने का, नहीं क्या गजब एक्टिंग करते हैं। सीए फाउंडेशन बैच में तो बच्चा लोग एकदम गजब एक्ट कर लोगे, नहीं ऐसा ऐसा एक्टर, ऐसा एक्टिंग नहीं कि आज अगर मूवी का ऑडिशन देने चले जाए तो डायरेक्टर कल से पीछे पड़ जाएगा, नहीं कि साहब आप आ जाइए, मतलब होमवर्क ना बनाते हुए पल्ले ना पड़ने दे टीचर को, नहीं एकदम आंख से आंख मिलाकर कहां से बनाए हैं, नहीं उसने होमवर्क बनाए हैं, एक भी नहीं बनाया हुआ, फिर यहाँ से ऐसे हाँ बनाया, समझ में आ रहा है, सब हवा से ऊपर जा रहा है, नहीं ऐसे साइंस हाँ सर आ रहा, ऐसे आंख और ज्यादा मिलाते हैं, ठीक ना। तो अब हम भी पकड़ चुके हैं बात को, जो ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो है खोखला है अंदर से, नहीं हम किसको बोल रहे हैं वो सब ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग, इसमें जो समस्या होगा, नहीं इसमें जो समस्या होगा अकाउंट की जहां तक बात है, प्रोसीजरल पार्ट की जहां तक बात है,
वो निश्चित तौर पे, इसमें कहीं से शक नहीं है कि आप 75% जानते हैं। नहीं, समस्या आपको होगा सिलेक्शन करने में। कुछ कुछ वर्ड यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे जिसके बारे में अगर आपको कोई बता दे कि इसका मतलब ये होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर ले। नहीं, जैसे आपको बता दे कि बताओ इनकम कहाँ जाए, तो आप नहीं बता सकते इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा। नहीं, लायबिलिटी कहाँ जाएगा तो बैलेंस लायबिलिटी में जाएगा, ठीक ना। एसेट कहाँ जाएगा तो एसेट साइड में जाएगा, बिल्कुल आप बता सकते, कोई कहीं से कोई शंका नहीं है। बस यहाँ पे परेशानी आपको इसमें होगी कि आप उसका नाम देख करके पकड़ ही नहीं पाओगे, ये इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लायबिलिटी है, पहचान में नहीं है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं, एक टॉपिक डाले हैं, सम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेशल आइटम। नहीं, कुछ स्पेशल आइटम्स हैं जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे और आपसे इस चैप्टर का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। क्या क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में? पहला नंबर था डोनेशन। डोनेशन भी हालांकि हमने पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर से डोनेशन पढ़ाते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। डोनेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई आदमी आपको या तो कैश दे दे, आपको इन द सेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मान लीजिए मंदिर है, मस्जिद है, नहीं, या हॉस्पिटल है, कुछ भी है, वहां पे अगर कोई आदमी आकर के या तो कैश दे दे, जैसे आप लोग जाते हैं चढ़ाना चढ़ाते हैं ना भगवान जी के पास जाते हैं कि नहीं, अभी एग्जाम के समय में तो ज्यादा चढ़ाए होंगे आप लोग, क्या कि निकाल लेते हैं उसमें चम्मुक लगा करके। अब तो वो भी कैश ये हो गया, नहीं, अब तो हार्ड कैश रहता है, करेंसी नोट, उसमें आप ये कर सकते हैं, गम वगैरह लगा के निकाला जा सकता है, नहीं क्या अवे ना चुमुक लगा के नहीं करता है आदमी, एक्सपीरियंस स्टूडेंट हम नहीं है। सुमंत कुमार है, नहीं, पापा जी चढ़ा करके जाते हैं, सुमंत अपना पीछे जाकर के भगवान माफ करना, नहीं, मजबूरी है, ठीक ना, मजबूरी है। हाँ, गुल्लक में इनफैक्ट हम लोग भी किए हुए थे एक्सपेरिमेंट। क्या है, पहले ये 25 पैसा भी था हमारे टाइम में, 25 पैसा आप लोग देखे हैं कि नहीं, देखे हैं ना, और 20 पैसा एल्युमिनियम का था, चला, मतलब हम लोग टाइम में चलता था। हम लोग एक बार क्या किए थे गुल्लक में, कैसे ही वहां 5 का कॉइन आ गया था, सिक्का आ गया था, तो मम्मी क्या करती थी, 5 का सिक्का गुल्लक में डालती थी, ठीक ना। हम लोग एक बार क्या किए थे, बचपन में हम छोटे थे, क्या किए, गुल्लक को तोड़े, ठीक ना, सारा 5 का सिक्का निकाले और एक नया गुल्लक एकदम उसी तरह का खरीद के लाए और 5 रुपए का 20 का पैसा भी बनवा करके, मतलब ये चेंज करवा के लाए, फिर उस गुल्लक को भर दिए, ठीक ना, 20 पैसे से, और सारा 5 रुपए से अपना, उसे हम लोग चेस खरीदे, ठीक ना, चेस खेलने में हमको मजा आता था। खैर चेस खेल सकते हैं, अभी भी खेल सकते हैं हम लोग। चेस का हम लोग ये करेंगे ना, अभी थोड़ा ऑडिट का समय समाप्त हो जाता है, तो हम लोग ये करेंगे, क्या कौवा उड़े, क्या नहीं, चेस का हम लोग, ठीक है, चेस का हम लोग करवाएंगे संडे को, कभी अभी नहीं, हम बताएंगे। चलिए आते हैं डोनेशन पे। सही बात है, डोनेशन, ये तो ऐसे बोली डोनेशन, मतलब हाथ जाने लगा तो लीजिए नहीं। चलिए सुनिएगा, तो डोनेशन कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई आदमी कैश दे दे, ये लोग नहीं हंसेगी, नहीं क्या, नहीं आप लोग थोड़ा इंटरटेन हो गए, पढ़ना है सीरियस लग रहा है कि तो कोई आदमी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैश दे करके चला जाए, या कोई काइंड में, काइंड इन द सेंस कि कोई सामान दे दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोनेशन बोलते हैं, समझ गए। यानी आपने, सुनिएगा, आपने मंदिर में कोई सर्विस नहीं लिया, आपने मंदिर से कोई सर्विस नहीं लिया है, बिना सर्विस का आप मंदिर में पैसा देते हैं, उसी को डोनेशन बोलते हैं। अगर सर्विस ले लेंगे तो आप कंसिडरेशन में दे रहे हैं ना, समथिंग इन रिटर्न, लेकिन बिना कंसिडरेशन का आप पैसा देते हैं, दैट्स व्हाई उसको डोनेशन बोलते हैं, गिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, बोलता है कि डोनेशन 2 पर्पस के लिए दिया जा सकता है। एक तो स्पेसिफिक पर्पस, आप जब देंगे डोनेशन तो अपना पर्पस स्पेसिफाई करेंगे। दूसरा जनरल पर्पस, जो स्पेसिफिक पर्पस का डोनेशन होगा,
जो स्पेसिफिक पर्पस का होगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटल रिसीट होगा, उसको लायबिलिटी मानेंगे। नहीं कि भैया जैसे बिल्डिंग बनवाने के लिए लो 5 करोड़ रुपए का दे रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे, कैपिटल रिसीट है। दूसरा जनरल पर्पस, जनरल पर्पस में दो बातें हो जाती हैं कि अगर बड़ा अमाउंट, नहीं बड़ा अमाउंट है 5 करोड़ 3 करोड़ 2 करोड़, तो उसको क्या मानेंगे, अगेन वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट, और उसको क्या मानना पड़ेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जैसे कैपिटल रिसीट होगा लायबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक ना। लेकिन अगर छोटा अमाउंट है 5 रुपया 10 रुपया, नहीं उस तरह का अमाउंट है, तो क्या होगा उस केस में रेवेन्यू रिसीट मानेंगे, और जैसे रेवेन्यू रिसीट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला। समझ में आया। जैसे आपको एक चीज हम क्या बताते हैं कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो कैपिटल नेचर का पैसा आ रहा हो या रेवेन्यू नेचर का आ रहा हो, भैया रिसीट साइड में आएगा। पेमेंट में भी कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, पेमेंट में जाएगा। समस्या होगी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कि कौन सर इनकम है यानी रेवेन्यू रिसीट है, और कौन लायबिलिटी है यानी कैपिटल रिसीट है, उसको आइडेंटिफाई कर, ठीक ना। तो वही यहाँ पे आपको ट्रिक बताया जा रहा है कि अगर बड़ा अमाउंट होगा, बिग अमाउंट होगा तो कैपिटल रिसीट, छोटा अमाउंट होगा तो रेवेन्यू रिसीट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, जैसे आप लोग साइलेंट, जैसे वो साइलेंट नहीं, तो क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसीट। क्यों नहीं बोलते, बोलते रहना, ठीक ना, रेवेन्यू रिसीट मानेंगे। अब बोलता है नोट स्पेसिफिक डोनेशन के, हमने थोड़ा और भी एलाबोरेट किया है, पूरा अकाउंटिंग लगा करके, क्या एंट्री लगा करके। बोलता है जैसे आपको डोनेशन मिला है बिल्डिंग बनाने के लिए, लाइब्रेरी बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक ना, लाइब्रेरी में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ। बोलता है इफ डोनर हैज डिक्लेयर्ड देयर स्पेसिफिक इंटेंशन, अगर डोनर ने अपना स्पेसिफिक इंटेंशन डिक्लेयर कर दिया है तो हम इसे क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा स्पेसिफिक डोनेशन है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि डोनेशन का मतलब तो आप जान गए कि कोई आदमी अगर कैश दे या काइंड उसको डोनेशन बोलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक किसको बोलेंगे, तो बोलता है जो डोनर होता है ना, जो पैसा देता है, अगर वो अपना इंटेंशन बता दिया है तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। इंटेंशन नहीं बताया सीधा दे करके चला गया तो वो जनरल हो जाएगा। ओके चलिए, अब बोलता है अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आप क्या कीजिए, स्पेसिफिक फंड में इसे क्रेडिट कीजिए, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड। सर स्पेसिफिक फंड क्या होता है, तो ये तो डोनर बताएगा कि भैया आप पैसा क्यों दे रहे हो, तो बोला कि बिल्डिंग बनाने के लिए दे रहे हैं, तो क्या कर देंगे, टू बिल्डिंग फंड। बोलेगा कि हम लाइब्रेरी बुक परचेज करने के लिए दे रहे हैं, तो टू लाइब्रेरी बुक फंड। नहीं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे रहे हैं तो टू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड। नहीं, जिस चीज के लिए पैसा आएगा उसको क्रेडिट कर देंगे और वो आपका लायबिलिटी और बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब बोलता है कि अगर नहीं दिया हुआ है, अब्सेंस है, यानी डोनर ने अमाउंट तो बड़ा दिया लेकिन इंटेंशन नहीं बताया अपना, उस केस में क्या करेंगे, तो बोलता है उस केस में हम इसे क्या कर देंगे, कैपिटल फंड में लिख देंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड। क्या ये बात समझ में आई? अगेन नहीं, जो बच्चे परसों आए थे क्लास उनको तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, जो आज आए हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐसा इसमें बहुत हार्ड एंड फास्ट हम नहीं बता, ठीक है। अब क्या होता है कि इट मे बी रिलेटेड टू, अब ये जो डोनेशन आता है स्पेसिफिक डोनेशन, ये दो तरह का हो सकता है, दो तरह का इन द सेंस ये दो पर्पस के लिए दिया जा सकता है ना। पहला किसी खर्च के लिए, नहीं कोई एक्सपेंस करने के लिए, दूसरा कोई एसेट्स परचेज करने। जैसे आप, हम एग्जांपल एक दिए थे कि जैसे आप मान लीजिए पढ़ लिख करके कोई बड़ा आदमी बन जाते हैं, ठीक ना, बड़ा बिजनेसमैन बन जाते हैं या पॉलिटिशियन बन जाते हैं, तो उस केस में आपने जिस स्कूल से पढ़ा है, जिस स्कूल से, वहां पे आप गए, बोले कि सर ऐसा कीजिए, आज से जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास करेगा ना उसको मेरे तरफ से एक साइकिल दे दीजिए गिफ्ट, और ये लीजिए 10 लाख का चेक आपको हम दे देते हैं, अपना पैसा रखिए, और फिर जब पैसा सर कम होगा हमको फोन कर दीजिए, हम आपको फिर भेज देंगे। नहीं, ठीक ना, भगवान करे ऐसा बनना है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हंसी आ रही नहीं, बिल्कुल 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 करेंगे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, क्या चीज, हाँ वो तो है। चलिए सुनिएगा, कहने का मतलब हो गया कि जैसे ही
किसी स्कूल को 10 लाख रुपए का चेक मिलेगा साइकिल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा, एंट्री कैसे लगाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड अकाउंट लगा लेगा ना 10 लाख रुपए से, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर अब एक्चुअल में 10th के बच्चे ने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट आया, रिजल्ट में क्या हो सकता है, 3 सिचुएशन बन सकता है। 10 लाख फंड आया तो 10 लाख में क्या हो गया, मान लीजिए एक साइकिल का कीमत कितना है, 5,000, नहीं उतना नहीं मानना है, 5,000 रुपया एक साइकिल का कीमत है, यानी देखा जाए तो 200 साइकिल का वो दिया है पैसा, 200 साइकिल का दिया है। यहाँ पे 3 सिचुएशन बन सकता है कि नहीं, पहला सिचुएशन कि 200 से कम बच्चा पास हो, यानी कितना 120 बच्चा पास हो, दूसरा सिचुएशन एग्जैक्ट 200 पास हो, और तीसरा सिचुएशन 220 बच्चा पास हो। नहीं 3 सिचुएशन बन सकता है, यानी 200 से कम, 200 और 200 से ज्यादा। अब तीनों ही केस में कैसे अकाउंटिंग होगा, तो बोलता है कि इस दोनों केस में सेम अकाउंटिंग होगा। कैसे, जैसे आप साइकिल बांटेंगे, ठीक ना, तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, तो 120 होगा तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 लाख रुपया, या अगर 200 होगा तो 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 10 लाख रुपया, यानी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपया या 6 लाख रुपया, एज द केस में भी, ठीक है, हो गया। अब चूंकि इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले से ही 10 लाख रुपया आया हुआ है, नहीं तो क्या इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नाम के खर्चा को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे, या पहले से जो आपने फंड बना करके रखा है उस फंड में ले जाएंगे। पहले यहाँ पे वही रूल बोलता है कि पहले से जो फंड बना हुआ है ना उस फंड में ले जाएंगे, यानी सेकेंड जो ट्रांसफर एंट्री आपको याद होगा कि ईयर के एंड में सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था ना, तो अब यहां भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ये हमारा खर्चा है, ठीक ना, तो ट्रांसफर करने के समय बताता है क्या इस खर्चा के लिए पहले से कोई फंड आया हुआ है, आंसर आएगा यस, 10 लाख का फंड आया हुआ है, बोलता है उसी फंड में ट्रांसफर कर दो, यानी एंट्री क्या हो जाएगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया या 6 लाख रुपया टू प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट 10 लाख या 6 लाख, केस में भी समझ में आया, उसी से एडजस्ट हो जाएगा। अब तीसरा सिचुएशन क्या है कि सर मान लीजिए 200 से अधिक बच्चा पास कर गया, तो क्या 200 बच्चा को साइकिल देगा, बाकी 20 को नहीं देगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, मास्टर साहब का मोटरसाइकिल बेच करके साइकिल खरीदेगा बच्चा लोग, नहीं, कहने का मतलब हो गया कि जब ऐसा सिचुएशन होगा कि 200 से अधिक बच्चे पास कर जाएंगे तो सभी को देना पड़ेगा, भले ही फंड 200 का है, ये डजंट मैटर, ठीक है। अब क्या इस केस में होगा, सर इस केस में जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, एंट्री तो लग गया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 11 लाख लग गया ना, 220 इंटू 5,000 कितना हो जाएगा 11 लाख रुपया, ठीक ना, लेकिन फंड कितना अवेलेबल है 10 लाख रुपया, तो इस केस में जो 1 लाख का शॉर्टफॉल हो रहा है ना, ये शॉर्टफॉल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर, सुनिएगा, हेलो सुनिएगा, ये 1 लाख रुपया कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एंट्री क्या लग जाएगा, एंट्री लग जाएगा ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंड अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 11 लाख। समझ में आया, यही पढ़े थे पिछले क्लास में, यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब हमारा क्या बच गया था सर, अब बच गया था कि अगर मान लीजिए डोनेशन हमारा स्पेसिफिक डोनेशन किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए आ रहा है तो क्या होगा, क्या सर उस केस में भी मान लीजिए बिल्डिंग के लिए हमारा परचेज हो गया, ये फंड आ गया नहीं डोनेशन, तो पहला तो एंट्री लगा लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपया, सेम एग्जांपल रखते हैं, नहीं पहला एंट्री क्या लगा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 10 लाख। अगले साल में मान लीजिए 6 लाख रुपए का बिल्डिंग आपने जमीन कहीं पे परचेज किया, लैंड परचेज किया, या 6 लाख का कोई मटेरियल परचेज आप किए, ठीक ना, तो आप तो एंट्री क्या लगाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 6 लाख रुपया। अब क्या करेंगे, क्या सर इसको भी उसी के तरीके से करें कि बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 6 लाख रुपया करके समाप्त कर दे,
इतना कितना नॉलेज से करना होगा नहीं। समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सो सुनिएगा जरा। जब आपके पास फंड आया बिल्डिंग बनाने के लिए, आपने एंट्री क्या लगाया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट लगाए होंगे ना, 10 लाख रुपया, ये एंट्री लगा दिए होंगे। अब आपने ये आया था मान लीजिए 2021 में, 2021 में, इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाए होंगे कि नहीं। मान लीजिए इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, आप लायबिलिटी साइड में दिखा दिए होंगे बिल्डिंग फंड 10 लाख और एसेट साइड में बैंक कितना 10 लाख, आपका बैलेंस शीट मैच कर गया होगा 2021 का, है ना। अब आते हैं 2022 में, कहां आते हैं 2022। आपने क्या किया 2022 में, बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग परचेज इन द सेंस उसका कोई पार्ट परचेज किए 6 लाख रुपए का, हो सकता है ना 6 लाख में जमीन परचेज किया होगा, मिट्टी फिलिंग करवा लिया होगा, नहीं मटेरियल परचेज कर लिया होगा, 6 लाख का आपने परचेज किया। एंट्री आप क्या लगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्डिंग परचेज करने का एंट्री क्या होगा, यही होगा ना। तो आपने एंट्री लगा दिया 2022 में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। 4 लाख से बैंक डेबिट हो जाएगा, यानी देखिएगा बैंक में से 10 लाख निकल के बिल्डिंग में चला गया। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा मेरा ये कहना, अब जब सुनिए ना, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, हाँ अब बताइए क्या, बैंक में 4 लाख, बैंक में बैलेंस कितना बच जाएगा सर, 10 में से 6 चला गया तो 4 लाख रुपया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है समझ में आपको, एक मिनट, मजाक नहीं, फिर से बता रहे हैं, हाँ वही, ऐसा ना कि यहाँ पे हाँ अभी एक्टिंग कर लेंगे और बाद में फिर कॉन्सेप्ट गोल, ठीक ना। क्या हुआ सुनिएगा आराम से, अगर नींद आ रहा है तो 2 मिनट का ये देते हैं, जाकर के पानी आंख पे मार के आ जाइए। क्या युवराज जा रहे हैं, जल्दी आइए, दौड़ के आइए, दौड़ के जाइए, देखते हैं कितना सेकंड के अंदर आते हैं। है तो पानी है तो वही पी लीजिए ना। जल्दी आइएगा फास्ट, ऐसा नहीं कि बहाना लगा के चला जाना। जब आप बिल्डिंग फंड आपको मिलता है, सुनिएगा सत्यम कुमार, जब बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन को, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन एंट्री क्या लगाए, जब बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिलेगा 10 लाख रुपए का तो एंट्री क्या लगाएगा, बैंक में पैसा आएगा 10 लाख रुपया तो बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, नहीं क्या वो पैसा उसको खाने पीने के लिए है, एक लायबिलिटी भी तो क्रिएट करना है कि बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे बिल्डिंग तो पैसा लेके चला जाएगा वो आदमी, ठीक ना। ऐसा होता है कि आपको जिस चीज के लिए फंड के मिला, अगर आप वो काम नहीं करेंगे आपको पैसा रिवर्स बैक करना पड़ेगा और पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए 10 लाख से जैसे बैंक बढ़ा 10 लाख का एक लायबिलिटी भी इंक्रीज कर गया, इस नाम से बिल्डिंग फंड के नाम से। और एंट्री आपको क्या लगाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। समझ में आया यहां तक। ये एंट्री हमने कब लगाया है 2021 में। मान लीजिए हमको फंड कब मिला 2021, इसके अलावा उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है ना, मान लेंगे, ठीक ना। मानने में क्या जाता है, कोई अपना जा रहा है क्या, नहीं, यस कम इन। तो गेट लगा, ये कर दीजिएगा थोड़ा, क्या चाहिए, हाथ दर्द है क्या, शंकर से बहुत लिखवा दिए क्या, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 2001, सुनिए रवि प्लीज, 2021 में ये हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद अगर हमें कोई बोले कि बैलेंस शीट बना करके दिखाओ, नहीं बैलेंस
शीट बना करके दिखाओ, तो हम कैसे उसको बैलेंस शीट बना करके दिखाएंगे कि साहब बैलेंस शीट का मेरा ये लायबिलिटी साइड है, ये दिख रहा है ना आप लोगों को कि बड़ा लिखते हैं, ये लायबिलिटी साइड है जिसमें बिल्डिंग फंड लिखा हुआ है 10 लाख रुपया, ये एसेट साइड है जिसमें बैंक लिखा हुआ है 10 लाख रुपया, और टोटल हमारा 10 लाख और 10 लाख हो रहा है ना, 10 लाख 10 लाख। ये हमारा 2021 का कहानी समाप्त हो गया। ठीक है, अब आते हैं 2022। 2022 में हमने क्या किया, उस 10 लाख के फंड में से 6 लाख रुपए का बिल्डिंग परचेज किया। क्या किया? 6 लाख रुपए का बिल्डिंग हमने परचेज किया। ठीक है, एंट्री क्या लगाएंगे बिल्डिंग परचेज करने का? बिल्डिंग परचेज करने का एंट्री तो ये लगेगा ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने एंट्री लगा दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपको कहा उस साल में 2022 में मात्र एक यही ट्रांजेक्शन हुआ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट कैसा दिखेगा वही हम लोग। अब सुनिए, बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए आप बोल रहे हैं, और क्या बच जाएगा? बिल्डिंग फंड 4 लाख नहीं, बस आपके हिसाब से, और बैलेंस शीट बंद गया, क्लोज। और बिल्डिंग भी तो कुछ खरीदे हैं, तो वो भी तो एक एसेट बनेगा। 6 लाख इधर भी कर देते हैं, वेरी गुड सर। बिल्डिंग भी खरीदे हैं ना, तो बिल्डिंग भी यहाँ 6 लाख कर दीजिए। अब एसेट साइड का टोटल हो गया कितना? 10 लाख रुपया, और लायबिलिटी का 4 लाख रुपया। और 6 लाख ऐसे बैलेंस शीट हो जाएगा नहीं? 6 लाख से liability भी तो बेचारा रहेगा, उसको पोलियो मार दे, ऐसे ऐसे रहेगा, फिर ऐसे करिए, ऐसे कैसे होगा? ऐसे 6 लाख से 4 लाख का होगा, 4 लाख रुपया वहाँ पे क्या बता रहेगा, वहाँ पे बिल्डिंग फंड में 4 लाख, फिर 6 लाख क्या हो जाएगा? सुनिए सुनिए, एक हम यहाँ पे बना देते हैं। क्या होगा कि आपके हिसाब से एक बैलेंस शीट बन के आ रहा है, एक कुछ बच्चे का कहना है, सुनिए ना, कुछ बच्चे का कहना है कि सर यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, बिल्डिंग फंड 4 लाख रुपया और बैंक 4 लाख रुपया, दैट्स इट। ज्यादा सर हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधा कर देंगे उसको डेबिट, इसको क्रेडिट नहीं। दूसरा ऑप्शन, एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर बैलेंस शीट में पोलियो मारेगा। नहीं सर, कैपिटल भी 6 लाख से है ना उसमें। नहीं, अभी आप बोले थे पोलियो वाला। तो आधा बैंक अकाउंट 4 लाख रुपया, बिल्डिंग अकाउंट 6 लाख रुपया, इधर हो गया 10 लाख, इधर बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग फंड कितना? 4 लाख, और कैपिटल 6 लाख से बढ़ा। कैपिटल कहां से आ जाएगा भैया? सर क्योंकि एसेट परचेज करेंगे तो कैपिटल में ऐड नहीं होगा। सर कैपिटल नहीं सो इंटेलिजेंट। कैसे सर हम लोग मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे? नहीं, देखिए अब यहाँ पे 4 लाख रुपया हो गया। नहीं मतलब क्या, देखिए कोई ऐसा नहीं कि आप पहले से एमपीओ पढ़ के आए हैं, हमें अज्यूम कर लिया पढ़ के आए हैं। पहले आपके सामने में समस्या डालेंगे, तब सॉल्यूशन बताएंगे। क्या ये समस्या दिख रहा है आपको? अगर आप पहला बैलेंस शीट बना लेते हो, सीधा बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट, इस साइड में बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपया, तो कहीं ना कहीं आपके मन को झकझोर रहा है कि यार बिल्डिंग भी तो 6 लाख का मेरे पास है, एसेट है और बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है। ऐसा संभव है कि आपके पास एसेट्स रहे और बैलेंस शीट में नहीं दिखे? तो भैया एसेट दिखेगा कहाँ? एसेट का तो जगह बैलेंस शीट ही है ना। यानी आपका दिमाग यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बैलेंस शीट को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है कि नहीं सर, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, ठीक ना, ऐसा कर रहा है कि नहीं। और निश्चित तौर पे करना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब जब आपने बिल्डिंग परचेज कर लिया तो आपके पास दो एसेट हो गए ना, एक बिल्डिंग 6 लाख का और एक बैंक में 4 लाख रुपया, 2 एसेट है। और ये कहाँ का अकाउंटिंग है कि आपको बोलेगा नहीं नहीं एक ही एसेट दिखाना पड़ेगा तुमको, एक एसेट तो तेरा ऐसा ही है, कल क्रेडिट में इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। बोले अच्छा सब गोलमाल है, नहीं सब गोलमाल है, इतना इतना का बिल्डिंग रखे हुए और बैलेंस शीट में अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी लगा देगा। मालूम है इनकम टैक्स में सेक्शन है अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी का 200% का पेनल्टी लगाता है। जो बड़ा बड़ा नेता जो डरता है ना, माफिया सब, वो थोड़ा बहुत इसी से डरता है। 200%, यानी 6 लाख का घपला, 12 लाख का पेनल्टी दो। पहले बिल्डिंग तो तेरा जब्त होगा ही और 12 लाख पेनल्टी दो। नहीं ऐसा प्रोविजन है, तब डरता है आदमी, नहीं तो और भी नहीं डरता।
समझ में आया? कहने का मतलब हो गया, क्या इस ट्रस्ट बेचारा फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा अगर नहीं दिखाएगा बिल्डिंग तो? ऐसा तो है ना कि आप मंदिर हैं तो जो मन होगा सो करेंगे, ऐसा है क्या? या पीएमसीएस है तो जो मन करेगा सो कर लेगा, ऐसा थोड़ी ना है। अकाउंटिंग तो उसको भी ठीक है, लिमिटेड रिकॉर्ड, लेकिन सिस्टम से मेंटेन करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब बताइए, क्या आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है ना? अब यहाँ पे प्रोविजन है अकाउंट, यहाँ पे बोलता है कि सिंपल, वेरी सिंपल, कि आप क्या कर लीजिए, अगर आपको स्पेसिफिक डोनेशन किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए आया है, ठीक है ना, ये बात समझ गए, ये लाइन अच्छे से समझ गए ना? अगर आपको डोनेशन किसी एसेट्स को परचेज करने के लिए आया है और आपने जितना का एसेट्स परचेज किया है, आपने जितने का एसेट्स परचेज किया है उतने ही रुपया से उस स्पेसिफिक फंड को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। उतने ही रुपया से उस फंड को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। नहीं, मेरे साथ मंत्र को दोहराएंगे, उतने ही रुपया से, सुनिएगा, हेलो है, मेरे साथ मंत्र को दोहराइए आप लोग, उतने, बोलिए, आप लोग बोलना है, उतने ही रुपया से उस फंड को, यानी स्पेसिफिक फंड को कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। याद रहेगा, ये हो गया स्वाहा। नहीं, सुनिएगा, हेलो, यानी इंट्री क्या लग जाएगा? स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड 6 लाख रुपया, और नए बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल फंड भी दिखाई देगा 6 लाख रुपया। क्या ये पोलियो ठीक हो गया कि नहीं? इक्वल हो गया ना बैलेंस शीट कैसे लायबिलिटी? दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या ये आपको समझ में आया? आया नहीं? हेलो, एक अपने आप को सेफ रखने का तरीका से थोड़ा सा, नहीं, अब थोड़ा सा आया है, अब टीचर पूछेगा तो बोले थे ना थोड़ा सा आया है, और नहीं पूछेगा टीचर थोड़ा सा नहीं, ये कीटाणु वाला बात नहीं, लाइफ का प्रचार हो रहा है कि 99% तक कीटाणु को समाप्त करते हैं, 100% कीटाणु समाप्त करना है यहाँ पे, नहीं, ये लाइफ का प्रचार नहीं है, ठीक ना? क्या समझ में आया या नहीं? यस या नो? नो, यस। क्या आपको अभी 4-5 एंट्री पूछेंगे, आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप लोगों को सभी को आ गया ना? चलिए आइए यहाँ पे अब देखते हैं यहाँ क्या एंट्री लगाया हुआ। बोलता है, सुनिएगा भाई साहब, सुनिएगा, एसेट्स के लिए, दैट इज फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट, एसएफ बोले तो स्पेसिफिक फंड, ट्रांसफर टू सीएफ बोले तो कैपिटल फंड, विद द अमाउंट ऑफ परचेज, जितने अमाउंट का आपने एसेट परचेज किया है ना उतने ही रुपया से आपको स्पेसिफिक फंड को कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना? एंट्री क्या लगाएंगे जब आप अमाउंट परचेज करेंगे? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी अभी जो हमने लगाया ना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एसेट्स परचेज, और जब आप ट्रांसफर करेंगे तो स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग स्पेसिफिक फंड ट्रांसफर टू कैपिटल फंड अकाउंट। 6 लाख, ठीक ना? लॉजिकल रहेगा ना ये? दूसरा, आपके पास एक और भी हमको आंसर आया था पिछले बैच में कि कोई बच्चा बोला था कि सर स्पेसिफिक फंड को 10 लाख रुपए छोड़ देंगे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, नहीं, एक ऑप्शन आया था, समझ में आया? ऐसा भी नहीं करेंगे, आपको स्पेसिफिक फंड को कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक ना? अब क्या होता है और इसमें मजेदार बात है, डोनेशन। ऐसे 2-3 टॉपिक ही है जो थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा। इसमें एक और मजेदार बात क्या है कि मान लीजिए 10 लाख रुपया आपके अकाउंट में आ गया, करेंट अकाउंट में, चूंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो करेंट अकाउंट मेंटेन करता है। आपको जैसा मालूम होगा, एक करेंट अकाउंट में बैंक आपको 1 पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं देती, मालूम है कि नहीं? करेंट अकाउंट में बैंक 1% का भी इंटरेस्ट नहीं देती है, ठीक है?
तो क्या आप हमें बताइए कि बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग तो कोई ऐसा नहीं कि कल जाके फर्नीचर खरीद लेना है, ऐसा तो नहीं है, बिल्डिंग बनाने में समय लगता है। क्या ये सही नहीं होगा फंड मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 10 लाख रुपया जैसे ही आया सीधा उस पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट कर दे, ठीक ना, और जैसे जैसे बिल्डिंग बनाने में पैसे का रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे वहां से पैसा निकाले फंड में से, तब तक वो इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो जो ही कुछ ही 5% 10% का इंटरेस्ट तो इनकम तो आ जाएगा। क्या ये करना सही होगा कि नहीं? किसी ऑर्गेनाइजेशन सही होगा ना कि आपको एंट्री बनाने में टाइम लगेगा तो बोले ना ऐसा नहीं करी फालतू हम लोग करते हैं ना, नहीं। एक होता है स्वाइप क्रेडिट। स्वाइप क्रेडिट में क्या होता है कि आपके करंट अकाउंट पैसा है तो बैंक लोगों का नौटंकी हो गया है, बोलता है कि स्वाइप करवा लीजिए अपने पैसा को, एफडी का इंटरेस्ट उस पर देता है। अब हम लोगों को अकाउंटिंग करने परेशानी, मतलब ऑडिट करने दिमाग खराब हो जाता है, बोलते हैं सब फालतू चीजें, नहीं ये सब करके लाओगे तो 10,000 बढ़ा देंगे फीस सीधा, ठीक है, सिर्फ इसके कैलकुलेशन के लिए दिमाग खराब हो जाता है एकदम। इतना बार पैसा आता जाता है आप देखते रहिए ऐसे ऐसे करके, नहीं चूंकि उसमें लिमिट कंप्यूटर काम करता है कि जैसे ही 50,000 से ऊपर गया आपके अकाउंट में पैसा खट से चला जाएगा, एफडी अकाउंट में नया एफडी अकाउंट खुल जाएगा, फिर आपको पैसा का रिक्वायरमेंट होगा निकालिएगा वहां से पैसा आ जाएगा, फिर 50,000 जैसे ही 500 रुपया भी इंक्रीज किया खर्च से चला जाता है, यार दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ठीक ना। कभी स्टेटमेंट एकदम छोटा छोटा लिखा रहेगा और बहुत समस्या होता है कैलकुलेशन, इसलिए हम लोग क्लाइंट को सजेस्ट कर देते हैं नहीं ऐसा काम नहीं कीजिए, फालतू चीजें, ठीक है। खैर कहने का यहाँ पे मतलब हो गया, कहने के लिए मतलब हो गया कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि सर हमें एंट्री लगाने में परेशानी होगा तो हम उसको बोलेंगे कि इन्वेस्ट क्यों करते हो, क्यों फालतू चीज में पड़ते हो, क्यों मोह माया है ये सब, ऐसे भी तुम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नहीं ऐसा नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करवाना, ठीक ना। और सुनिएगा इन्वेस्टमेंट का क्या एंट्री होगा। इन्वेस्टमेंट जब आप करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट जब आप करवाएंगे तब क्या एंट्री लगाएंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट। स्पेसिफिक फंड कोई चीज है कि जाकर के हम लोग स्पेसिफिक फंड गजब स्थिति है यार। अरे भाई साहब तो एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या? यहाँ पे देख के मत बोलिए, गलत होगा, सब हम उल्टा पुल्टा लिखे हुए। हाँ एकदम हुआ है, एकदम हुआ है, ऐसा ही हुआ है, जान से गलती लिखे हुए। क्या बताइए? इन्वेस्टमेंट करने का एंट्री क्या होगा? फिक्स डिपॉजिट करने का एंट्री क्या होगा? फिक्स डिपॉजिट कर आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका एंट्री क्या होगा? जैसे आप एसेट परचेज की वही एंट्री होगा ना, गजब आपको। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ना, यही होगा ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्या होगा? जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी ये तो सिंपल एंट्री इसलिए हम नहीं लिखे, हमको क्या मालूम कि आप इतने नालायक हैं कि ये भी एंट्री नहीं बताएंगे। ये तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नहीं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिए ना। हाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्या हुआ? अब आपको उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो गया। इंटरेस्ट मिलेगा, मिलेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपने 2 लाख का किया, उस पे 10% इंटरेस्ट मिला, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के 2,20,000 का हो गया, है ना। 2 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 10% का रिटर्निंग आएगा, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितना हो जाएगा? 2,20,000 रुपया, ठीक ना। और वो 20,000 का आपका इनकम हुआ, है ना, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, है ना, इंटरेस्ट इनकम हो गया। उस इंटरेस्ट को क्या करेंगे? उस इंटरेस्ट को क्या करेंगे? क्या नॉर्मल इनकम मान लेंगे या उसे भी उसी फंड में रखेंगे? यहां भी रूल है अकाउंटिंग, बोलता है कि अगर स्पेसिफिक फंड का कोई पैसा आपके पास आया था और उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उस इन्वेस्टमेंट से आने वाले इनकम को भी उसी स्पेसिफिक फंड में क्रेडिट करेंगे, नहीं। इसी कारण से एंट्री क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड कितना? 20,000 और 20,000। समझ में आया? 20 के 20 के, ये 20,000 का एंट्री, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का एंट्री नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट से आने वाले इनकम का एंट्री है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट बीइंग इनकम रिसीव्ड, आपको जो इनकम मिला, ठीक है। बस यही है स्पेसिफिक फंड। स्पेसिफिक फंड को, सॉरी, डोनेशन में
डोनेशन को अगर फिर से रिवाइज करें, ठीक ना, तो डोनेशन हमारा क्या है कि सर अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए आएगा तो CR, जनरल पर्पस के लिए आएगा बिग अमाउंट रहेगा तो CR, स्मॉल अमाउंट रहेगा तो RR, है ना। स्पेसिफिक डोनेशन पे सर स्पेसिफिक डोनेशन दो चीज के लिए मिल सकता है, एक्सपेंस के लिए और एसेट के लिए। अगर एक्सपेंस के लिए मिलता है तो जब डोनेशन मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट, नहीं, और जब एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर उस एक्सपेंस को ट्रांसफर कहाँ कर देंगे, उसी फंड में, यानी स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। हाँ सर ये बात अलग है कि अगर फंड से अधिक एक्सपेंस हो जाएगा तो एक्सेस अमाउंट को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना, भले हम लोग इतना देर से पढ़ रहे हैं। दूसरा एसेट वाले में, सर अगर एसेट वाले में मिलेगा, अगेन जो डोनेशन मिलेगा उसका एंट्री तो ये होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट, फिर जब हम यानी स्पेसिफिक फंड अकाउंट, फिर जब हम एसेट परचेज करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ठीक उतने ही रुपया से हम अपने स्पेसिफिक फंड को कैपिटल फंड में भी ट्रांसफर करेंगे, यानी स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेकेंड एंट्री। फिर तीसरा एक बात हो गया इसमें कि सर अगर हमारा जो स्पेसिफिक फंड के लिए पैसा आया है उसे अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक ना, तो उस केस में जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आएगा उसे क्या करेंगे, बोलता है उस इनकम को भी स्पेसिफिक फंड में ही क्रेडिट कर दो, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड। इतना ही पढ़े हैं ना। आगे आते हैं, इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। क्या है सब्सक्रिप्शन? मतलब मालूम है आपको, चंदा, नहीं चंदा, ठीक ना। हाँ मोदी जी हैं। इसके बाद में आएंगे इंडोमेंट फंड, अक्षय निधि उन्होंने दिया था, भाई आते हैं, ठीक ना। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा, नहीं, बोलता अमाउंट पेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाय इट्स मेंबर ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट इज ऑन अ मंथली, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस। अगर कुछ ऐसा है तो उसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जैसे पटना क्लब, नहीं, BIA बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन, नहीं, बहुत सारा क्लब है या कोई एसोसिएशन है, उसका भी मोटिव पैसा कमाना। जैसे हम ही लोग CA चार्टर्ड अकाउंटेंट में मेंबरशिप फी देता है ना, हर साल देना पड़ता है हम लोगों को फी, बहुत कम है, 5,055 के आसपास रहता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हो गया ये जो एनुअल, मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली जो मेंबर के द्वारा फी दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक ना, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, बोलता है अगेन सर अगर बिग अमाउंट होगा और स्पेसिफिक पर्पस होगा, दोनों साथ होगा, यानी बड़ा अमाउंट हम गए ICI में, भले हमसे 5,000 रुपया उसको लेना राइट है, 5,000 रुपया CA हो तो देना पड़ेगा, हम सीधा गए 50 करोड़ का चेक दे दिए, लो साहब मेंटेन करो यार, नहीं करो अपना। तो इस केस में क्या हो गया, बड़ा अमाउंट है और हमने स्पेसिफिक पर्पस भी बताया कि जो 50 करोड़ रुपया जो हम तुमको दिए है ना, ये क्या करो तुम बुक को थोड़ा और भी अच्छे तरीके से डिजाइन करा के पब्लिश कराओ, सो दैट कि बच्चे को पढ़ने में आसान लगे। वैसे आपको मालूम है कि आपका बुक बहुत ही अच्छा प्रिंट हो रहा, नहीं सॉरी हम तो कहाँ आ गए, ICI वाला बात यहाँ बोलती है। लेकिन जो CA फाउंडेशन में बच्चे हैं, जैसे क्या है कि CA में पहले जो बुक आया करता था बहुत फालतू, देखने का मन नहीं करता, नहीं, हाँ NCERT, कैसे NCERT का बुक है, नहीं सीधा जैसे तैसे देता है, इसलिए कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन उसी को थोड़ा कलरफुल कर दे, थोड़ा नोट्स बना दे, नहीं 2-3 उसका वॉल्यूम निकाल दे, कितना जबरदस्त लगेगा, बच्चा पढ़ने लगेगा। तो उस केस के लिए क्या होगा, हमने जाकर के कितना दे दिया, 50 करोड़ रुपए का ये सब्सक्रिप्शन दे दिया, ठीक ना। अब क्या होगा इस केस में, ये चूंकि बड़ा अमाउंट है, नहीं, और स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो इसे क्या करेगा, वो कैपिटल रिसीट मान लेगा। क्या मान लेगा, कैपिटल रिसीट, और कहां पे चला जाएगा, बैलेंस शीट, ओके। लेकिन अगर स्मॉल अमाउंट और जनरल पर्पस, स्मॉल अमाउंट है और जनरल पर्पस है, तो कहां पे चला जाएगा, वो रेवेन्यू रिसीट में चला जाएगा। इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए, यानी बिग अमाउंट और स्पेसिफिक पर्पस तो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिसीट, स्मॉल अमाउंट जनरल पर्पस रेवेन्यू रिसीट, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या हो जाएगा, आर, जो डोनेशन में था, नहीं। अब कोई नालायक बच्चे या थोड़ा इस तरह का दिमाग लगाने वाला बोलेगा सर अगर स्मॉल अमाउंट और पर्पस स्पेसिफिक
यानी क्रॉस करके देखिए क्या नहीं बोलने वाले नहीं हम मेरे ट्रेड को समझ जाते हैं नहीं, एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस करिए, ठीक ना। क्या है अभी तो सर ये आपने बताया ना कि बिग अमाउंट ए स्पेसिफिक पर्पस, ए स्मॉल अमाउंट जनरल पर्पस। अगर सीधा सीधा होगा तब तो आपने ट्रीटमेंट साहब बता दिया नहीं, ये कैपिटल रिसीट और ये रेवेन्यू रिसीट। थोड़ा क्रॉस करिए नहीं कि सर स्मॉल अमाउंट और स्पेसिफिक पर्पस हो, ठीक ना, बिग अमाउंट जनरल पर्पस। पूछ रहे थे क्या क्या हो क्या हो आप ही बोल रहे थे क्या कुछ तो होगा नहीं। अब बताइए मतलब स्मॉल अमाउंट होगा और स्पेसिफिक पर्पस होगा, यानी हम जाएंगे सीबीएसई बोर्ड में आपके नहीं बोलेंगे साहब आपका बुक सही नहीं आ रहा, कैसा बुक प्रिंट कर रहे हैं, थोड़ा कलरफुल दीजिए नहीं, थोड़ा पेज का क्वालिटी बढ़ाइए। सुनिए ना, हम बता रहे हैं थोड़ा पेज का क्वालिटी बढ़ाइए नहीं। ये जो आप 20 की 25 जीएसएम पेज पे दे तो एकदम लगता है आर पार दिखने वाला 3 पेपर पे नहीं, उसको 100 जीएसएम या मतलब थोड़ा मोटा पेज दीजिए सो दैट कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, ठीक ना। बोला कि ठीक है बात तो आपका सही है, पैसा कितना दीजिएगा, तो ये लीजिए 100 रुपए मेरे तो 5,000। क्या वो मेरा बात मानेगा? तो ऐसे यार कोई पागल उगल आ गया बोलेगा, दूसरा स्टाफ बोले अरे सर बोला सीए है, बोला छोड़ो ना सीए हुए ऐसे ही घूमता होगा नहीं होगा, फिर भी आपका बात नहीं मानेगा। कहने का मतलब हो गया कि स्पेसिफिक पर्पस अगर आपको देना है तो अमाउंट भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए नहीं। जैसे अभी ये कौन सा अभी मंदिर बनाया मोदी जी, काशी विश्वनाथ धाम नहीं, काशी विश्वनाथ में क्या है कि ऊपर का जो पूरा पोर्शन उसमें पूरा गोल्ड लगा है नहीं, वो देख करके आपके मन में ख्याल आया क्यों ना अपने पटना के हनुमान मंदिर में भी ऐसा लगाया जाए, और आप गए वहां के कमेटी को बुलाए, चोरी के लिए ही बाबू, चोरी के पहुंच के ऊपर से लगाया गया नहीं। पैसा तो इतना था कि नीचे से भी लगाया जा सकता था, लेकिन उसको मालूम था कि जाएगा बाबा को प्रणाम करने, चक्कर में प्रणाम नहीं ऐसे ऐसे तोड़ेगा, नाखून से तोड़ेगा, बाबा हमारे पास ऐसे से करेगा नहीं। जैसे मान लीजिए दीवार है, मंदिर का दीवार है, ठीक ना, तो जब कोई पुलिस को देखेगा तो बाबा आप जो है ऐसे तोड़ेगा, ऐसे जान रहा ये इंडिया, ठीक ना। और इसी कारण से इस और उसमें भी यूपी दोनों इक्वेशन मैच कर रहा था नहीं। तो हर जगह आप देखें गोल्डन टेम्पल भी जो बना हुआ है तो वो भी हाइट आदमी का जहां तक पहुंच है ना उससे ऊपर बना हुआ, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि डेली 2-4 हजार 10 हजार का सोना चोरी होगा नहीं, लोग नोच नोच के लेके चले जाएंगे घर, आप बोलेंगे कि बाबा का प्रसाद है, बाबा का प्रसाद हमको मिला, ठीक ना। इसी कारण से उसको हाइट से ऊपर रखा गया। सुनिएगा एक मिनट, अगर गोल्ड लगाने की बात होगी, सुनिए ना, गोल्ड लगाने की बात होगी और आप सोचेंगे कि आपके मन में ख्याल आया कि अपने हनुमान मंदिर में भी लगाया जाए, आप क्या किए उसके सारे कमेटी को बुलाया जितना ट्रस्टी वगैरह है, ठीक ना, बोले कि आइए साहब एक मीटिंग है, क्यों ना हम लोग हनुमान मंदिर में गोल्ड लगवाते हैं। आप फोन करके सबको बुलाया, सब आया, सबको लगा कि वो सुमंत कुमार नया नया सीए बना है नहीं, लगता है 10-20 करोड़ रुपया देगा, ठीक ना। सारा आप आइडिया अपना दे दीजिए कि सर ऐसा होगा, ये गोल्ड हम लोग दुबई से मंगवाएंगे, ये मिस्त्री आएगा वहां से सिंगापुर से, सारा एकदम आइडिया दिए, बोले ठीक है वो सब तो हो गया, मुद्दा पे आओ ना भाई, पैसा पे आइए। तो पैसा बोले कि हाँ काट दीजिए, चंदा महीना से 100 रुपया काटिए, क्या होगा अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो ग्राउंड फ्लोर पे करना है, रिस्क नहीं लेना नहीं, ठीक ना। तो कहने का मतलब सुनिएगा, कहने का मतलब हो गया
कि ये जो क्रॉस आपके माइंड में चल रहा था, बदमाश माइंड में, सुनिएगा भाई साहब, ये जो आपके बदमाश माइंड में क्रॉस चल रहा था, ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? आप अगर स्पेसिफिक पर्पस देख करके भी चले जाओगे ना, तो भी आपके पैसा को लेकर के दान पात्र में डाल देगा, छोड़ो फालतू में नहीं, और उसको जनरल पर्पस ही माना जाए। समझ में आया? वहीं पे दूसरे तरफ, यानी ये बात समझ में आया ना कि अमाउंट अगर स्मॉल रहेगा, भले ही आपने स्पेसिफिक पर्पस बता दिया, कोई मैटर नहीं करता है, वो आपका रेवेन्यू रिसीट ही कहलाता है। ठीक है? दूसरी तरफ कि सर अगर बिग अमाउंट है और हमने जनरल पर्पस ऐसे ही जाकर के 50 करोड़ रुपया दे दिए, नहीं क्या माने? कैपिटल रिसीट नहीं, बोला कि इतना पैसा आया है 50 करोड़ रुपया, देखो कैसा गुप्त दान, नहीं अभी तो चलता है, आदमी सीधा गया बिना कोई यहाँ तो एक पंखा देता तो लिखवाया था, पूरा खानदान का नाम लिखवाएगा उसको, नहीं दादाजी से स्टार्ट करता है, सॉरी मतलब अपने से स्टार्ट करेगा, दादाजी तक पहुंचेगा, चंद मतलब अपना नाम नहीं लिखेगा, मोहन कुमार सन ऑफ फलाना कुमार, सन ऑफ फलाना कुमार, ग्राम फलाना, डिस्ट्रिक्ट फलाना, सारा सब कुछ देता है वहीं पर लिख कर, पूरा खानदान का जन्म कितने में? 1200 के पंखा में, है ना। लेकिन कोई कोई ऐसा भी आदमी है कि गुप्त दान जाकर के करोड़ों करके चला इनकम टैक्स बचाता है। क्या? हाँ जी। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर कोई बड़ा अमाउंट है, भले ही पर्पस स्पेसिफाई नहीं भी है, तो भी कैपिटल रिसीट माना जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कहीं ना कहीं यही आपका डिसाइडिंग पॉइंट है, अमाउंट कितना बड़ा। क्या बोले? एक एनपीओ बनाएंगे, वो ब्लैक मनी कमाएंगे, उसको ऐसे ही मतलब गुप्त दान के रूप में ला लेंगे, उस तरफ नहीं, उस वाले रूम में 201 में आइए सब अभी तो सब। चलिए आइए इसमें लिगेसी, तीसरा नंबर आपको बोले थे ना कि इसमें शब्द सब आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरा नंबर क्या है? लिगेसी। नहीं, लिगेसी क्या होता है? विरासत। नहीं, पूरा विरासत लिख दिए, ठीक ना। विल नहीं, ऐसे ही विल लिख देता है आदमी, नहीं विल बना दिया किसी के नाम से, जैसे हमारा दिमाग खराब हुआ और हम बना दिए किसी के नाम से कि हमारे मरने के बाद नहीं हमारा सारा प्रॉपर्टी फलाने को हो जाएगा, और वो पैसा चला जाता है, ठीक ना। अग्रीमेंट उसको बोलते हैं। तो अगर ऐसा है, अच्छा विल जो बनता है वो जिंदगी में एक ही बार बनता है, बार बार चेंज नहीं होता है, नहीं तो आपके भरोसा करना भी छोड़ देगा। ऐसा नहीं कि आज बना दिया हाँ हमारे मरने का सारा प्रॉपर्टी सुमंत को, ना ये लड़का रवि रोशन को दे दीजिएगा, फिर कल कैंसिल, नहीं फिर दे देंगे मुस्कान को दे दीजिएगा, फिर कैंसिल, ऐसे नहीं हो। विल क्या होगा? तब लोग आएगा जिसके नाम पे ट्रांसफर आएगा गला दबाने, नहीं पहले इसको मार दो, ऐसा नहीं कल चेंज कर दे। कहने का मतलब हो गया कि विल जो होता है ना वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। नॉन रिकरिंग का होता है ना, नॉन रिकरिंग यानी जिंदगी में एक बार या एक दो बार होगा, एक दो बार ही चेंज हो सकता है, ठीक ना। दूसरा बड़ा अमाउंट का होगा, ऐसा तो नहीं कि हम बिल बना देंगे कि हमारे मरने के बाद 5 रुपया सुमंत, और सुमंत कुमार उस समय रहेगा यहाँ पे अमेरिका में, यूएसए में रहेगा, 5 रुपया लेने के लिए आएगा, नहीं दिमाग नहीं लगाइए, मरते मरते बर्बाद करते जा रहे हैं, नहीं होगा कि नहीं। मान लीजिए आप कोई किसी का दादाजी बोले हमारे मरने के बाद 5 रुपया नहीं मेरे पोता को चला जाएगा, वो पोता रह रहा है कहाँ पे? अमेरिका, उसको आने में 10 लाख रुपया खर्चा रहेगा। समझ में आया? तो बिग अमाउंट होता है, यानी नॉन रिकरिंग बिग अमाउंट। किस तरफ हिंट दे रहा है मालूम ना, हम लोग जो पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है ना, कैपिटल नेचर का। इसलिए इसको बोलता है कि हमारा क्या होता है? कैपिटल रिसीट होता है, और जैसे ही कैपिटल रिसीट होगा कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, अब आते हैं इंडोमेंट फंड, अक्षय निधि। मोदी जी दिमाग से बहुत चालाक आदमी है, नहीं क्या इन्होंने किया, इसलिए हमने पेपर का कटिंग, ये अभी दिखने क्यों धुंधला कहाँ, नहीं बोलता है प्राइम मिनिस्टर, यार ये धुंधला क्यों हो जाता है। नरेंद्र मोदी हैज डोनेटेड 21 lakh from his personal saving to create a corpus fund for educating girls, daughters of, हाँ समझ में आ गया क्या था
चीफ मिनिस्टर हाउस में जितने भी एम्प्लॉय थे, ठीक ना, उनकी जो डॉटर है अभी, नहीं ना जाने सन से क्या इनको एलर्जी है, ठीक ना, उनके डॉटर को पढ़ाने के लिए इन्होंने 21 लाख रुपए का एक कॉर्पस फंड दिया। सुनिएगा, बात को सुनिए, कितना दिमाग लगाया मोदी जी, समझिएगा जरा। कॉर्पस फंड का मतलब है एक एकदम पूरा बायोडाटा निकाल दीजिए, अरे किया था वहां पे, बोले किया नहीं था। गजब स्थिति है। बात का जो होता है एक ये होता है, लकीर होता है, वो निकलते ही चला जाए। अभी आपसे बात करने लगेंगे ना, हमको लगता है कि आधे मतलब 15 मिनट के अंदर में पूरा जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान घूमते ऐसे पूरा धरती का गोल गोल राउंड लगाए। अब तो थोड़ा और बढ़ गया है ना, मंगल ग्रह, सूर्य तक पहुंचेंगे, तो बात का एक ये होता है, बनते चला जाता है। इसलिए प्लीज थोड़ा सुनिए। क्या हुआ कि मोदी साहब ने क्या किया, 21 लाख रुपए का कॉर्पस फंड क्रिएट कर। सर ये कॉर्पस फंड क्या होता है, इंडोमेंट फंड क्या, ये क्या होता है? बोला कि देखो ये 21 लाख रुपए हम दे रहे हैं, इस 21 लाख को मत बांटना, इस 21 लाख को कहीं पे जाकर के फिक्स डिपॉजिट कर दो किसी बैंक में, ठीक ना, और उस फिक्स डिपॉजिट से जो इनकम आएगा, इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट की पैसा से तुम गरीब बच्चों का या जो गर्ल्स होंगे या बॉयज होंगे उनके एजुकेशन में इस पैसे को खर्च करो। यानी ये 21 लाख रुपया अक्षय निधि हो गया, कुबेर का भंडार। आप जानते हैं ना, भगवान नहीं, नेवर एंडिंग, कभी भी एंड नहीं करेगा, नहीं। यानी ये 21 लाख रुपया जब तक धरती रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी के नाम पे रहेगा, ठीक ना, और उसमें जो इनकम आते रहेगा, जितना रुपया आएगा इनकम साल का, वो पैसा उस बच्चे को एजुकेट करने में खर्च होते रहेगा। तो इस तरह का भी फंड लोग जाकर के ऑर्गेनाइजेशन में दे देते नहीं, सो दैट कि उनका पैसा भी दिया और आपका नाम चलते ही रहेगा, नहीं। तो उसी तरह का उन्होंने दिया। अब इस फंड को क्या करेंगे आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? क्या कैपिटल रिसीट होना चाहिए या रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट। नहीं सर, ये तो कभी खर्च नहीं होगा ना, कभी खर्च नहीं होगा, तो एकदम कैपिटल रिसीट है। ओनली इनकम फ्रॉम दैट फंड इज टू बी यूज फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एक्सपेंशन, बिग अमाउंट, नॉन रेकरिंग, कैपिटल रिसीट होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में चला जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? एंडोमेंट फंड नहीं, मोदी जी याद रहेंगे नहीं? चलिए अब आइए, इंट्रेंस और एडमिशन फी। इंट्रेंस या एडमिशन फी, जैसे ही आप किसी क्लब या कहीं पे आप ज्वाइन करते हैं किसी एनजीओ को, तो इसमें आपको क्या लगता है? एडमिशन फी। बोलता है इट कैन बी ट्रीटेड इन बोथ वे बाय गिविंग एजम्पशन इफ क्वेश्चन साइलेंट रेवेन्यू रिसीट। यानी इंट्रेंस या एडमिशन फी को बोथ वे में इसलिए ट्रीट कर लेता है कभी कभी, ये नेचर पे डिपेंड करे किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कि कहीं कहीं पे क्या होता है, इंट्रेंस फी एक ही बार में 10 साल का लेता नहीं, तो उस केस में क्या होगा, ये नॉन रेकरिंग माना जाएगा, ठीक ना, इसलिए कैपिटल रिसीट मान लेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये हमारा रेकरिंग नेचर का, हमेशा आदमी का एडमिशन होता है, तो रेवेन्यू रिसीट, यानी बोथ वे में इसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो आपको रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट। फिर बोलता है सेल ऑफ स्क्रैप या ओल्ड मटेरियल। क्या होगा? आपने न्यूज़पेपर को बेच दिया, कोई स्क्रैप बेच दिया, क्या हो जाएगा? इनकम है आपका, नहीं, इसको क्या मान लीजिए आप? रेवेन्यू रिसीट मान लीजिए, इनकम एक्सपेंडिचर में चले जाइए। लाइफ मेंबरशिप बोलता है सेम एज इंट्रेंस फीस को ही माना जाएगा, बट इफ क्वेश्चन साइलेंट कैपिटल रिसीट मानना है इस केस। समझ में आया? यानी कहने का मतलब हो गया कि मेंबरशिप फी या लाइफ मेंबरशिप फी में क्या है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको कैपिटल रिसीट मानना है, और क्वेश्चन अगर ये है मतलब कुछ बोल रहा है स्पेसिफिक कि नहीं, इसको रेवेन्यू रिसीट मानिए, आपको क्वेश्चन में देगा कि लाइफ मेंबरशिप फी, और नीचे एजम्पशन लिखा रहेगा कि ट्रीट 50% लाइफ मेंबरशिप फी एज रेवेन्यू रिसीट एंड बैलेंस एज कैपिटल रिसीट। तो क्या वहां पे आप जबरदस्ती अपना दिमाग लगाएंगे? क्यों लगाएंगे? 50% को आप रेवेन्यू मान लेंगे, 50 को कैपिटल मान लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो आप कैपिटल मानिए। समझ में आया? ठीक है। फिर ये लास्ट है हमारा 8वां नंबर, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब क्या हो गया मालूम है? पेड फॉर रिसीविंग एनी सर्विस फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय। आपका कोई ऐसा आदमी जो एम्प्लॉय नहीं है और उससे कोई सर्विस आप ले रहे हैं और बदले में कुछ आप दे रहे हैं, इसे ऑनरेरियम, ऑनर यानी रिस्पेक्ट करना होता है। समझ में आया?
नहीं, जैसे हम मान लीजिए आपको मोटिवेट करवाने के लिए जाएंगे और पटना यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर को या प्रिंसिपल को बुला करके ले आएंगे, चलिए सर एक बार बच्चे को मोटिवेट कर दीजिए कि अकाउंट में आगे चल के आप क्या कर सकते हैं। नहीं तो बोलेंगे कि हमसे तो अधिक आप ही से मोटिवेट हो जाते होंगे, उन्होंने हमको देखते हुए पक गए हुए, ठीक ना। अब फिर आप चल के पका दीजिए और अच्छे, तब मालूम चलेगा टीचर क्या होता है, टिपिकल टीचर। तो वो आएंगे, अब वो आएंगे ऐसे थोड़ी ना आएंगे, नहीं, उनको क्या करना होगा, हमें कुछ गिफ्ट करना होगा, दैट इज ऑनरेरियम। नहीं ये हो गया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, मुद्दा पे आइए, ये होगा क्या, एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस हो जाएगा, नहीं यानी रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है, खर्चा हो गया। बस यही चीज है और इसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद का जो चीज है ना बाबू, ये सीए फाउंडेशन का चीज है, इसको आप नहीं देखिए, एक इसको देख लीजिए। हाँ एक ये का नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट, नहीं इसमें भी बच्चा फंसता है, इसमें भी फंसता है। होता क्या है, होता है एनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे आपको जब याद होगा कि जब आपको हम क्या पढ़ाए थे, कैश बुक पढ़ाए थे, उन दिनों की याद, बच्चे की बचपन वाली बात को याद करेंगे आप, बचपन वाली बात को, कि जब हम लोग कैश बुक पढ़ रहे थे, कौन सा कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, नहीं जिसमें सर कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम हुआ करता था, कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम हुआ करता था, याद आया कि नहीं। ट्रिपल अपना आंसर मेरे थ्रू बता। नहीं अब सुनिएगा कि आपको जब वो बातें याद आ गई कि आप जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाया करते थे जिसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम हुआ करता था, तो आपको टीचर ने वार्निंग दिया होगा। क्या वार्निंग दिया होगा कि बाबू जब इसका बैलेंसिंग करोगे ना, तो उस केस में सिर्फ कैश कॉलम का और बैंक कॉलम का ही बैलेंसिंग करना, डिस्काउंट कॉलम का तो क्या करना, टोटलिंग करना, इसका टोटल करना और इसका भी टोटल करना। ऐसा बात बताया गया था आपको, याद है ना, बताया गया था। क्यों बताया गया था, तो फिर इसके पीछे लॉजिक दिया गया था कि बाबू ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट अलाउड है और ये जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और आप इनकम को एक्सपेंस से सेटअप करके नेट करके नहीं दिखा सकते हैं, ये अकाउंट का रूल है। नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि सर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 10,000 रुपया और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, 7,000 रुपीज, तो हम क्या करेंगे, नेट में डिस्काउंट अलाउड दिखा देंगे 3,000 रुपया। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, नहीं सुनिएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इतने रुपए का खर्च दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इतने रुपए का इनकम दिखाना पड़ेगा। भले ही इफेक्ट 3,000 का आएगा, लेकिन आपको दिखाना दोनों साइड में पड़ेगा। नहीं कि हमने डिस्काउंट अलाउड नाम से 10,000 का खर्चा किया है, डिस्काउंट रिसीव्ड नाम से 10,000 का इनकम हुआ, ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस रूल का जस्ट अपोजिट अभी हम लोग पढ़ेंगे। नहीं कि जब आप एनपीओ का क्वेश्चन बनाएंगे, यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का आप क्वेश्चन बनाएंगे, और वहां पे अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है बताते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस दिया रहेगा, तो उस केस में आपको यही काम करना है, नेटिंग वाला काम करना है, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक ना, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करके जो नेट आएगा, जो नेट फिगर आएगा ना, ये या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया। ट्रस्ट के केस में हम आपको बता देंगे कि नॉन ऑपरेटिंग किसे कहते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया रहेगा, तो आपको नेटिंग करना है,
कि इनकम कितना आया माइनस एक्सपेंस कितना हो गया, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। जो आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में यानी इनकम साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड में लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। समझ में आया? यही काम आपको यहाँ पे करना है। देखिए क्या होता है ये नॉन ऑपरेटिंग, बोलता है एनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस विल बी टेकन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट on net basis that is income minus expense in appropriate side। appropriate side का मतलब क्या हो गया, अगर इनकम होगा तो इनकम साइड, एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस साइड, दैट इज इनकम और एक्सपेंसेस साइड, यानी जिस साइड में अप्रोप्रिएट है, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड फ्रॉम टी आपको लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए आप किसी पीएमसीएच का आपको बनाना पड़ेगा कि पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का आप अकाउंटिंग कीजिए, नहीं आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक ना। और उसमें लिखा रहेगा कि टी से यानी चाय से इनकम हुआ है, सपोज कीजिए 10,000 रुपए का, टी से इनकम कितना हुआ है, टी से इनकम 10,000 रुपए का, लेकिन इस चाय को बनवाने में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा हुआ है मान लीजिए 9,000 रुपीज का। तो क्या आप हमें बताइए पीएमसीएच का टी से इनकम ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम? ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग का मतलब आपको मालूम है, जिस चीज में आप डील करते हो, नहीं जैसे पीएमसीएच क्या चीज में डील करता है, मरीज को ठीक करने में, नहीं हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सर्विस देता है ना, तो हेल्थ केयर से जो पैसा आएगा, जैसे एक्सरे का पैसा, नहीं आप जो टेस्ट करवाते हो भले ही 2 ही रुपया 4 रुपया जो उसका फी तो आता होगा ना, वही लाखों में आता है, नहीं वो सब पैसा उसका ऑपरेटिंग इनकम होगा। लेकिन क्या पीएमसीएच का मेन काम चाय बेचना है क्या? नहीं, तो चाय बेचने यानी टी से जो इनकम आएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन ऑपरेटिव, ठीक ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टी से इनकम 10,000 माइनस टी में एक्सपेंसेस 9,000, 1,000 का प्रॉफिट, तो आप लिख देंगे इनकम साइड में प्रॉफिट फ्रॉम टी, नहीं 1,000, ठीक ना। अगर लॉस होता तो एक्सपेंस साइड में लिख देते लॉस ऑन टी 1,000 या 2,000 जो होता। क्या ये बातें समझ में आई? इसमें फंसता है बच्चा। नहीं, कंट्रीब्यूशन फॉर फेयर सेमिनार कॉन्फ्रेंस रिसीट, नहीं जैसे फेयर एंड सेमिनार पीएमसीएच करवाता है, नहीं हेल्थ अवेयरनेस के लिए, या बहुत सारा ऐसा एनजीओ जो करवाता है क्या, लेकिन उसका मेन काम हो ये कॉन्फ्रेंस ही करवाना, नहीं पीएमसीएच का स्टिल अभी भी काम हेल्थ केयर सर्विस है, ठीक ना। तो मान लीजिए कॉन्फ्रेंस में जो पैसा आता है वो उसका इनकम हो गया, और सेमिनार में जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस हो गया। तो सेमिनार में जो पैसा मतलब इनकम माइनस एक्सपेंस जो आएगा उसको या तो इनकम साइड या एक्सपेंस साइड ये लिख देंगे, ठीक ना। कंसल्ट ये हो गया, कंसल्टेंसी रिसीट ये सब हो गया। अब बोलता है फॉर दिस बिफोर, अब आपको करना क्या है सो देखिए, बोलता है फॉर दिस, ये VVI आप लिख लीजिएगा, इसमें आप कंफ्यूज करेंगे। फॉर दिस बिफोर प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी हैव टू डिटेक्ट सच आइटम, आपको उस तरह के आइटम को ढूंढ लेना पड़ेगा दैट इज आइटम विच आर नॉट ऑपरेटिव एंड गिवन इन बोथ साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। कैसे पहचानेंगे इसको कि सर ये ऑपरेटिव है या नॉन ऑपरेटिव, क्योंकि यहाँ पे ना आपको हम पीएमसीएच बोल दिए तो आपको हम जाना पहचान, अच्छा पीएमसीएच में टी सर नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखा कि ये नॉन ऑपरेटिव है ऑपरेटिव, बताते कैसे पहचानेंगे। नहीं जैसे मान लीजिए पीएमसीएच है तो यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि सर पीएमसीएच यानी हॉस्पिटल है, नहीं हॉस्पिटल के अलावा जो भी रिसीट वगैरह दिखाई देगा ये नॉन ऑपरेटिव हो जाएगा। नहीं लेकिन आपको तो ऐसा नाम देगा कि पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने नहीं पड़ेगा, नहीं क्या नाम से दे रहा फालतू इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ, कहाँ ढूंढते चलेंगे, नहीं गूगल वगैरह नहीं करना है। तो क्या हुआ, वहां पे पहचानने का एक तरीका, कैसे पहचानेंगे, तो आपको जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा ना वहां पे ये आपका हेल्प करे। बोलता है कि इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये हमारा रिसीट साइड है ना, और ये हमारा पेमेंट साइड है। बोलता है कि अगर कोई आइटम इस साइड भी दिया हुआ है और इस साइड भी दिया हुआ है, रिसीट साइड भी दिया हुआ, क्या पीएमसीएच का कंसल्टेंसी फी जो पीएमसीएच को मिलता होगा डॉक्टर का, क्या रिसीट साइड रहता होगा या पेमेंट साइड रहता है? रिसीट साइड। पेमेंट साइड क्यों रहेगा, उसको तो मिलता है पैसा, वो थोड़ी ना किसी को देता है। लेकिन टी का इनकम रिसीट साइड होगा, एक्सपेंस पेमेंट साइड होगा, है ना।
कॉन्फ्रेंस का सेमिनार फी रिसीट साइड होगा, कॉन्फ्रेंस का एक्सपेंसेस पेमेंट साइड होगा। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा आइटम जो दोनों साइड आपको दिख जाए, ऐसा आइटम जो रिसीट साइड में भी हो और पेमेंट साइड में हो, उसका नॉन ऑपरेटिव आइटम होने का चांसेस 95% होता है। नहीं, यानी ये थंब रूल आपको हम दे दिए कि आपको पहचानना कैसे। पहचानना ऐसे है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को देखना, अच्छा टी का इनकम दे रहे हो रिसीट में भी और टी का पेमेंट साइड में भी है, यानी ये नॉन ऑपरेटिव है। नहीं तो इस तरीके से आपको थंब रूल दे दिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 100% ये सटीक ही हो जाएगा, आपको हम एक शॉर्टकट तरीका बताएं कि इससे हो जाए, समझ में आया? ठीक है, वैसे अगर आप नहीं पहचान पाते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ मैच करेगा, बैलेंस शीट प्रॉफिट वगैरह सब मैच करेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मिस कर जाएगा, तो हो सकता है एक आध नंबर आपसे काट ले, समझे ना? ऐसा नहीं कि सर ये नहीं मिलेगा तब क्या होगा, मेरा 10 नंबर बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मुश्किल से हाफ नंबर या 1 नंबर वो काट लेगा, ठीक ना? यानी ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर कर, नहीं क्या बोले है ना, हाँ इग्नोर नहीं कर देना। ऐसा नहीं, आपको हम एक तरीका बताएं, उससे आप ढूंढिएगा। उसके बाद हो गया हाँ ग्रांट फॉर मेंटेनेंस। अगर किसी चीज के मेंटेनेंस के लिए, जैसे पीएमसीएच में आप गए, मेंटेनेंस के लिए कोई ग्रांट दे देते हैं, ठीक ना, इसको क्या माना जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। सुनिएगा, पीएमसीएच में पेंट करवाने के लिए, नहीं पूरा पीएमसीएच को पेंट करवा देना, पीएमसीएच के पार्किंग लॉट में पार्क करें, उसका इनकम होगा तो बताइए क्या होगा, ऑपरेटिंग की नॉन ऑपरेटिंग? बेस्ट एग्जांपल नॉन ऑपरेटिंग। पीएमसीएच का काम पार्किंग अलॉट करना तो ना है, नहीं तो पार्किंग का जो इनकम होगा वो क्या हो जाएगा, उसका पेमेंट भी तो कहीं करता है, वही तो करता नहीं है जो पेमेंट। अरे भाई साहब, जो पार्किंग में जो लगाता है गाड़ी, वो जो लड़का रहता है, क्या फ्री में सेवा दे रहा है क्या पीएमसीएच में? कि नहीं पीएमसीएच भगवान तो वो आदमी को उसको भी तो सैलरी देगा। किसमें किसमें मतलब ऐसे कंसल्टेंट की मतलब हमको 1000 सेम नाम से, समझिए नहीं, सेम नाम से अगर दिख जाएगा तो पकड़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हर को आप नॉन ऑपरेटिंग, सर पूरा हमारा सर ऐसा क्वेश्चन आया सब नॉन ऑपरेटिंग दिया, हम तो ऐसे बना के, ऐसा नहीं आ जाना है, ठीक ना? ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए सुनिएगा, ग्रांट फॉर मेंटेनेंस। अगर आप मेंटेनेंस के लिए ग्रांट मिलता है, जैसे क्या कि पीएमसीएच में पेंट करवाना है, ठीक ना, तो उस केस में उसे क्या माना जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस के लिए मानता है, इसको कैपिटल रिसीट वगैरह नहीं मानने लगना, स्पेसिफिक पर्पस है, फलाना है, कुछ नहीं मानना, सीधा उसको रेवेन्यू रिसीट मान लेना, ठीक है? उसके बाद अपकीप ऑफ फील्ड एंड पवेलियन। पवेलियन का मतलब मालूम है ना आपको? हाँ जी, पेविलियन होता है, उसी को बोलते हैं। जस्ट लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस हैंस ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कुछ ऐसा शब्द है जो आपको फंसा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। एक ये भी VVI है, इसको भी समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं? और ये कॉन्सेप्चुअल चीजें भी बोलता है। स्टेशनरी के बारे में बोलता है। हमारा क्लास है क्या उसका? कोई बात नहीं, क्या हुआ, छोड़ दें? हाँ सही बात है, छोड़ देते हैं। स्टेशनरी को समझाने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन स्टेशनरी के कारण ऐसा नहीं कि सर आपको समझाने थे स्टेशनरी का, ठीक ना? आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है? और आपका होमवर्क है कि एनपीओ का ऑल क्वेश्चन बनाने हैं, एनपीओ के ऑल क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे। ठीक है, आपका अभी क्लास है क्या?